एमपी में बीजेपी का नया दांव। अलग प्रकार की हमारी ऐसी टीम इस चुनाव में भी उतर रही है जो इस चुनाव में जीत का इतिहास बने। पार्टी के बड़े सूरमा लड़ेंगे चुनाव। वो अभी होश में है क्या, पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। शिवराज के लिए क्या है प्लान? भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। अब कांग्रेस के लिए बड़ा इम्तिहान। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शिवराज के अंगने में केंद्रीय मंत्रियों का काम है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 महासचिव को टिकट दिया गया है। हम दिखा रहे हैं आपको। मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी केंद्र में मंत्री हैं, इन दोनों को भी टिकट दिया गया है। राकेश सिंह, ऋति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया है। हम आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का पिछले कुछ चुनावों में जो प्रदर्शन रहा है वो भी दिखा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीजेपी ने दिग्गजों और सूरमाओं को टिकट दिया तो कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हार नजर आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सूरमाओं को मैदान में उतारने का आखिर मतलब क्या है। दोनों अपनी अपनी तरफ से कड़ाही चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिन्हें संगठन संभालने का जिम्मा था, उन्हें चुनावी समर में उतार दिया गया। जिन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्हें चुनाव में उतार दिया गया। जो केंद्र में शक्तिशाली मंत्रालयों के स्वामी थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को सच में गर्व हो, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ने मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। बीजेपी की लिस्ट में 39 नाम है, लेकिन 8 नामों को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है। उसमें पहला नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। पार्टी ने उन्हें दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर सीट से टिकट मिला है। तीसरे हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह, ऋति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेंगे? जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। त्रस्त और पस्त भाजपा का चेहरा अब सामने है। हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब 2 बातें स्वीकार कर ली। 18 साल में भाजपा सरकार का काम नगण्य है। 18 साल में शिवराज का नाम भी नगण्य है। दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का नाम है, उनमें से कई ऐसे हैं जो सीएम पद की दावेदारी रखते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कैबिनेट मंत्री। देश का कृषि विभाग इन्हीं की देखरेख में चलता है। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर पर ही चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा रहा है। मगर मसला सिर्फ इतना नहीं है कि तोमर को टिकट दिया गया। मसला ये है कि जैसे ही टिकट मिला, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक जश्न मनाने लगे। संदेश दिया जाने लगा कि अगर तोमर जीते तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज नहीं तोमर होंगे। तोमर से सवाल किया गया, पहले तो चुप्पी साध गए। आपका नाम आया सर टिकट में? नहीं है सर, प्रतिक्रिया सर की आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया सर? दोबारा बोले तो कहा पार्टी का आदेश सर माथे पर, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। तोमर से ही सवाल किया गया कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद चुनाव लड़ने उतरे हैं, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? जवाब सुनिए। कोशिश कर रहे हैं क्या भाजपा को क्या सर डर सता रहा है क्या? सभी केंद्रीय मंत्रियों को दे दिया सर? कोई डर नहीं है यार। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है इसलिए सब कर रही है। भाजपा जीत रही 100% जीत भाजपा। भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को। खैर, तोमर से आगे आइए कैलाश विजयवर्गीय तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी थे, यानी सारी तैयारी और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी थी, मगर इन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जी हमारा हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं। कोई मंत्री है, कोई सांसद है। विजयवर्गीय असमंजस में थे, मगर कार्यकर्ता नहीं है। टिकट मिलते ही समर्थक नारेबाजी करने लगे, सीएम विजयवर्गीय होंगे। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज किया, लिखा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। सभी यहीं के कैडर हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। 3 मंत्री नहीं है, 3 मंत्री के साथ कई सांसद हैं और राजनीति में अंतर्ध्यान हो चुके हैं। जो कह रहे हैं भाई मैं तो अब सक्रिय राजनीति से हिस्सा नहीं ले रहा, तो विजयवर्गीय जी को इसलिए उतारा गया है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत 3 बार अमित शाह जी गए, पढ़ ली उन्होंने। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में हार का डर है, इसीलिए हलचल मची है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम का सस्पेंस सियासत को धारदार बना रहा है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, आरिफ मसूद विधायक कांग्रेस पार्टी के, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप गुप्ता एमडी एक्सिस माई इंडिया के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शहजाद जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, और सवाल ये है कि क्या वाकई सस्पेंस हो गया है शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर मध्य प्रदेश में? रावण जब हार रहा था तो मेघनाथ कुंभकर्ण को उतार दिया, ये आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ आपकी पार्टी पर। सवाल यह है कि जिनको लड़वाना था उन सबको लड़ने के लिए क्यों उतार दिया? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, आज जब हमारे मंत्री और कुछ सांसद लड़ रहे हैं तो इसमें सस्पेंस और सरप्राइज क्यों है? इससे पहले भी आपने देखा होगा त्रिपुरा में क्या प्रतिमा भौमिक जी नहीं लड़ी थी? क्या उत्तर प्रदेश में 2017 में, मुझे याद आ रहा है, कई सारे हमारे सांसद लड़े थे, तब भी यही सारी बातें कही गई थी, परंतु हमने तब भी कहा था कि हम कॉन्फिडेंट है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं आरिफ मसूद साहब बैठे हैं यहाँ पर, इतने कॉन्फिडेंट है वो कि वो जीतने वाले। दिग्विजय सिंह जी का नाम ऐलान कर ले कि वो भी लड़ेंगे चुनाव। वो तो दिग्विजय सिंह जी का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि जैसे ही वो नाम लेंगे तो बंटाधार याद आएगा।
और बंटाधार कैसे किया था मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने। 5 साल छोड़कर 56 से लेकर 2003 तक इनकी सरकार थी। क्या किया था इन्होंने? बीमारू राज्य बना दिया था। आज जो मध्य प्रदेश में 16% की ग्रोथ रेट है, पिछले 8-10 साल से एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अगर 8 से 10% से ज्यादा है, आपने देखा है कि प्रति व्यक्ति आय 11-12 हजार से बढ़कर आज 1,40,000 हुई है। 60,000 किलोमीटर मात्र रास्ते होते थे, आज 5 लाख किलोमीटर रास्ते हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से नक्सल मुक्त हो चुका है, सिमी मुक्त हो चुका है, और इससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। बिजली का डेफिसिट होता था, आज बिजली सरप्लस हो चुकी है। और आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर चला है, तो ये विकास का मॉडल है हमारे सामने, जिसको लेकर हम जा रहे हैं जनता के सामने। पर मुझे बता दीजिए कि कमलनाथ जी को इन्होंने घोषणा की है मध्य प्रदेश में, हालांकि राजस्थान में घोषणा क्यों नहीं की है मुझे समझ में नहीं आता। अशोक गहलोत जी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। पर मैं आरिफ मसूद जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने तो, जो आपके मुख्यमंत्री के चेहरे आप कह रहे हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत की है, आप स्वीकारते हैं ना? मसूद साहब, आपकी तरफ उन्होंने एक देखिए यॉकर उछाल दिया, इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। और पार्टी जी, इनका चुनाव उनको लड़ना है, ठीक है। पहले तो रुके पहले सवाल सुन लीजिए, अंजना जी पहले क्या ठीक, हाँ, सवाल सुनिए ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकी पार्टी है, इनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और इनको कोशिश करना है कि एक बार फिर से वो चुनावी जीत हासिल करें। ऐसे में उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि 3 केंद्रीय मंत्री, जो कि वाकई बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, कई सांसद हैं, उन सबको उतार रहे हैं। फिर कई बार होता है ना कि ये गुस्से में हरवा दिया इसने, उसने हरवा दिया, वो सब भी कंट्रोल में आ जाएंगे। आरिफ जी देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है, ये इनकी पार्टी का निर्णय ले रहा है, उस निर्णय से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि पराजय की तरफ चले गए, क्योंकि 2018 में भी जनता ने हमको ही विश्वास दिया था, धोखा हमारे साथ हुआ। अब ये बात कर रहे हैं राजस्थान की, बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, तो इनसे शाहिद भाई आप ये तो बताइएगा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों नहीं उतारा, उनका नाम आपने क्यों नहीं दिया? और बड़ी स्पष्ट बात है कि जो हमारे 3 बहुत सिटिंग एमएलए हैं, तरुण भानोट, संजय शुक्ला, ये इन सबके सामने इन्होंने साबित कर दिया, कि वो इतने भारी पड़ रहे थे कि इनके पास लोकल, अब इनका लीडर लड़ नहीं सकता था सामने, तो खड़े होने के लिए इनको केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लाना पड़ा। रहा विकास का, ये 18 साल के विकास का रोना ये लोग कब तक रोएंगे कि दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे गड्ढे थे, तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे ये था। भैया 18 साल से आपकी सरकार है, आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों नहीं बात करते? जवाब दीजिए शहजाद जी। दिग्विजय जी को कब तक याद दिलाते रहेंगे? अब तो कई सालों से आप लोगों का शासन तो है। हमारे मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्यों नहीं डाला है, पूछ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से इतनी इनको मैं दोनों सवाल याद थे मुझे। दिग्विजय सिंह जी से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, चलिए छोड़ देते हैं, आपकी दुखती रग है उस पर हाथ नहीं लगाते हैं, पता चला लोगों को याद आ जाएगा। शर्मिंदगी नहीं हो रही ना, दिग्विजय सिंह पे शर्मिंदगी। एक सेकंड अंजना जी, अपनी अपनी बारी में हम बात रख रहे हैं। अंजना जी आपके शो का नया नियम बना है। मसूद अंजना साहब जी आपके तो शो का नया नियम बना है। मसूद साहब, जिसका नाम लूं वही जवाब दे। मैं आपसे जवाब लूंगी, ये मेरी आपको कमिटमेंट है, लेकिन आप प्लीज बीच में ना बोले, शाउटिंग मैच ना बनाए प्लीज। हाँ शहजाद जी। वैसे अंजना जी, वैसे तो हमारे मंत्री जो है वीरेंद्र कुमार खटीक, उनको भी अभी कोई टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, वो भी मंत्री है। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों इतनी ऑब्सेशन है इनको? हमारे 28 सांसद है, सारे सांसदों को लड़वा दिया। ये हमारी स्ट्रैटेजी का मामला है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप तो ये बताओ ना, 15 महीने की सरकार की 15 उपलब्धि, 15,000 करोड़ के घोटाले के अलावा करप्शन नाथ की कोई उपलब्धि थी क्या? और बताइए, बाकी सब छोड़ देते। इन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई, अरे 2018 में हमें वोट शेयर ज्यादा मिला। चलिए उसकी पुष्टि आपको तब हो गई जब 2019 में आप लोग कह रहे हैं आप जीते। आपकी 15 महीने की सरकार के थोड़े से परफॉर्मेंस के बाद क्या हुआ कि वहां पर 28 सीटें हमें मिल गई लोकसभा की। तो ये तो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस। और ये क्या कह रहे हैं, विकास के काम क्यों नहीं गिनवाते? चलिए मैं विकास के काम गिनवा देता हूं। आप बता दीजिए अपने कार्यकाल में 15 महीने में क्या किया, मैं आपको हमारा बता देता हूं। 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 44 लाख पक्के आवास, 64 लाख घरों तक पीने का पानी, 16% इंटरेस्ट रेट था फार्मर्स के लोन पर, वो 0% कर दिया। CMI डेटा अगर 2003 में मैं आपको ले जाऊं तो आपका 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज वो 2 या 3% पर आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि 70,000 करोड़ का GSDP था, आज 13 लाख करोड़ का GSDP
जीएसडीपी है, जो माइनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। आज वीट में केवल मैं आपको बताता हूं, आरिफ जी सुनिए, आप आपके प्रदेश की बात बता रहा हूं, उपलब्धि है 45% भारत का जो वीट एक्सपोर्ट होता है वो मध्य प्रदेश से जाता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आपको तो गर्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भी जाकर शिवराज जी और हमारी सरकार के लिए ही वोट देकर आएंगे। तो इसीलिए आरिफ जी मैं कह रहा हूं, आप तो केवल एक बात बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र वाला स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया इन्होंने, आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है? मुझे तो याद आ रहा है एक दो बयान आपने तो वंदे मातरम का भी विरोध किया हुआ। ठीक है, इसके बाद शशि शेखर जी और प्रदीप जी मैं फौरन आऊंगी, लेकिन आरिफ मसूद साहब, आप अपनी बात बहुत मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, हिंदू राष्ट्र वाले पर भी जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी ने कहा है कि 82% हिंदुओं के साथ तो हम पहले से ही नहीं, बिल्कुल दूंगा। हाँ। बिल्कुल दूंगा, अरे बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है ना, हम इंसानियत वाले हैं, हम संविधान वाले हैं। कोई जवाब देने में डर नहीं पड़ा। ये उनका व्यक्तिगत और निजी मामला था, और अगर कमलनाथ जी ने बुला लिया तो इन्हें क्यों तकलीफ है? दूसरा, जितनी ये स्कीमें बता रहे थे ये पेपर पे अच्छी लग रही है, उसको पलट भी लें और उस पेपर पे देखें कि बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है, रेपिस्ट का क्या हाल है वो भी जरा देख लें, किसानों का क्या हाल है, कितनी आत्महत्याएं किसानों ने करी, उस पर्चा पलट कर उस पर यह भी लिख लें। शाहिद जी ये भी लिख लें कि नौजवानों ने कितनी आत्महत्याएं इस 18 महीने और 2 साल के पीरियड में अभी दोबारा शिवराज जी की सरकार बनने पर करी, ये भी डाटा निकाल लें। जितनी स्कीमें चल रही हैं, और जो 15 महीने का पूछ रहा है किसानों का, जब हमने हाउस में क्वेश्चन करा तो इन्हीं के कृषि मंत्री ने एक्सेप्ट करा कि हाँ कमलनाथ जी ने इतना कर्जा माफ करा था। ये तो झूठ का पुलिंदा लेके आ जाते हैं, इनको तो क्या है कुछ पता है नहीं। इधर उधर वाले जो इनको लिख कर दे देते हैं वो बोलने बैठ जाते हैं। सच्चाई जो है वो ये है। रहा सवाल आपने कैंडिडेट उतारे तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे मौजूदा जो विधायक हैं वो बड़े मजबूत हैं, और उनको हराने के लिए आपको केंद्रीय मंत्री और सांसद को लाना पड़ा। आइए, वेलकम। दोबारा 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। ठीक है। शशि जी अब थोड़ा सा शहजाद जी रुक जाइए प्लीज। शशि शेखर जी और प्रदीप गुप्ता जी। शशि जी 10 सेकंड शशि जी नहीं, फिर वो चलता रहेगा ना, फिर वो भी जवाब मांगेंगे ना, फिर वो शशि जी वो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, विधायक जी कह रहे हैं मोस्ट वेलकम। वो कह रहे हैं कि डर गई है बीजेपी, डर है या फिर मतलब जिनको जो लड़ाने के लिए उतरते हैं मैदान में कई बार वो खेल खराब भी करते हैं, इसीलिए उन्हीं को उतार दिया है मैदान में कि खुद ही लड़िए आप लोग चुनाव से। अंजना, मैं विधायक जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं जो सोच समझ रहा हूं मैं उसको आपसे अर्ज करता हूं। 3 बातें बहुत साफ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि वो सामने वाले को चौंकाती है। आप याद करें, और ये जरूरी नहीं कि वो चौंकाना हमेशा काम आए, लेकिन वो चौंकाती है और वो चर्चा को अपनी तरफ समेट लेती है। 18 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है कि वहां कुछ एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री को लेके हो सकता है मंत्रियों को लेके हो सकता है लोकल विधायकों को लेके हो, और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतंत्र की। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए जरूरी है कि आप कुछ एक चौंकाने वाले उम्मीदवार दे दें। किसी ने खुद भी कल्पना नहीं की थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तो तैयार ही नहीं था, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे मैसेज मिला। असंभव नहीं है, पार्टी ने कहा वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दांव हमेशा कामयाब हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, संसदीय क्षेत्र, लेकिन वहां पर पिछली बार कुल 27 मतों से बीजेपी हारी थी, और उस समय भी कई सवाल उठे थे कि ऐसा कैसे हुआ। वहां पे बहुत जातीय संघर्ष है ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में, तो चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। पर एक डैशबोर्ड जरूर बीजेपी ने बहुत बढ़िया बनाया है, और वो डैशबोर्ड ये है कि वो 2024 को भी देखता है शायद, कि उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, और उसमें राजपूत भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इनकी बनती है, पहले तो अगर शब्द का जरूर मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उनके पास मुख्यमंत्री के लिए ऐसे चेहरे हो सकते हैं कि अगर वनवासी मुख्यमंत्री नहीं है तो कुलस्ते हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि एक 18 वर्ष के मुख्यमंत्री के रहते हुए क्या इसकी जरूरत पड़ेगी। तो राजनीति ऐसा गेम है सांप सीढ़ी का, ये जरूरी नहीं है कि एक चीज फायदे में चली जाए, पर यह बात जरूर है कि आज की चर्चा बीजेपी लूट ली गई इसके जरिए। प्रदीप जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर ये तीनों केंद्रीय मंत्री और सांसदों का क्या, वो भी
अब सपने ये पालने कि हमें तो पार्टी ने टिकट दे दिया है, मैं भी सीएम प्रोबेबल बन गया। सपना तो कोई भी देख सकता है, और शिवराज जी की नींद हराम होगी ही इससे, चाहे वो सामने आकर जितना भी एकदम करेजियस फेस रख रहे हो। तो एक तो केंद्रीय मंत्रियों का आपका जो लेंस है चुनावी पॉलिटिक्स को पढ़ने का, वो क्या कहता है? केंद्रीय मंत्रियों के उतरने से क्या फायदा या नुकसान होता है सांसदों के उतरने से? और दूसरा ये, अगर इन सबने सपने पाल लिए सीएम बनने के तो क्या होगा? देखिए अंजना जी, बीजेपी की खास बात ये हमेशा रहती है कि वो किसी भी चुनाव में, छोटा हो बड़ा हो, प्रदेश का हो, देश का हो, वार्ड का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती है, कोई भी ऐसा बोलते हैं ना, अनटर्न स्टोन नहीं छोड़ती है कि कोई संभावना रहे। अब रह गई बात इन केंद्रीय मंत्री और सांसदों की, सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो चर्चा की बात हो रही है नरेंद्र सिंह तोमर जी की हो रही है। दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के और केंद्रीय मंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, उनको जो सीट दी गई है, वैसे तो ये सारी की सारी सीटें जो है उसमें बीजेपी 8 में से, जिन 8 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, 8 में से 6 जगह कांग्रेस जीती है पिछले चुनाव में। 6 जगह कांग्रेस जीती है। और जहां से नरसिंहपुर से टिकट दी गई है, वहां पर प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालिम सिंह पटेल अभी एमएलए वर्तमान में बीजेपी के, उनके पारिवारिक दिक्कतें हुई थी, उनके बेटे की भी डेथ हो गई, तो एक थोड़ी सी मुसीबत वाली कहानी है, और सीधी से पाठक को दिया गया है। अब मैं दिमनी की बात आपको बताना चाहूंगा, और दर्शकों को बड़ी रुचि है उसके अंदर दिमनी की सबकी। दिमनी एक ऐसी सीट है, उसकी ऐसी तासीर है राजनीतिक कि पिछले 20 के चुनाव में बीजेपी हारी वहां पर करीब 18,000 वोट से, और जिन गिरिराज दंतोड़िया से हारी जो कांग्रेस में थे, वो फिर सिंधिया जी के साथ भाजपा में शामिल हुए, और फिर बाई इलेक्शन जो हुए 2020 के, फिर वही दंतोड़िया जी जो पिछली बार जीते थे वो 28,000 वोटों से हारे। आप समझिए, बाई इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सब बीजेपी जीती थी, उसमें 28,000 वोट से हारे थे। अब इस सीट की तासीर समझिए। और 2013 के चुनाव में इसी दिमनी सीट के ऊपर बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, बीएसपी जीती थी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, उससे जीती थी बहुजन समाज पार्टी। तो और ये जो सीट आती है, वो जो तोमर जी की लोकसभा सीट है मुरैना, उसकी एक ये विधानसभा सेगमेंट है, उसमें आती है। और रह गई बात इंदौर की, इंदौर 1 की जो सीट है, इंदौर में सबको पता है कैलाश वर्गीय जी लगातार जीतते आए हैं इंदौर से। पिछले बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उनके बेटे ने दूसरी सीट से चुनाव लड़ा था। यहाँ पर जो संजय शुक्ला जीते थे कांग्रेस के, उनका अपना खुद का वर्चस्व इतना है कि वो सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है। भगत सिंह खुलस्ते की जो सीट है निवास की, वहां पे कांग्रेस जो जीती है करीब 28 से 30,000 वोटों से जीती, 28 से 30,000 वोट। तो ये जो सबको नजर आ रहा है कि सीएम वाली कहानी और ये कहानी और वो कहानी, तो ये सीट जो है बीजेपी की वीक सीट्स है। तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल सीटों पर उतारा गया है। और हमने प्रदीप जी, ठीक है, हमने प्रदीप जी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा एक बार ग्राफिक्स दिखाई है कि जब सांसद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनको कितनों को जीत मिलती है, कितनों को हार मिलती है। ये जो हम दिखा रहे थे आपको एक एक करके, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश का ही आप जिक्र कर लीजिए। आप देखिए, जब टॉलीगंज से बाबुल सुप्रिय चुनावी मैदान में उतरे, उनको हार मिली थी। उसके बाद लॉकेट चैटर्जी, उनको हार मिली। निशित प्रमाणिक जीत मिली उनको, और जगन्नाथ सरकार को जीत मिली। लेकिन फिर स्वप्न दास गुप्ता जो कि तारकेश्वर से, वो हार गए। ऐसे ही आप केरल में देख लीजिए, त्रिशूर और कांजीवरम दोनों जगह पर सांसद चुनावी मैदान में उतरे और दोनों को हार मिली। केजे अल्फोंस मंत्री रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री। और देखिए, सांसद जब चुनावी मैदान में विधानसभा में उतरते हैं तो क्या होता है। एसपी सिंह बघेल साहब करहल से हार गए। तो हमने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेटा निकाले हैं कि जब जब सांसद ऐसे अपने अपने राज्यों में विधानसभा के लिए चुने जाते हैं तो उनका क्या होता है। हालांकि इसका हमारा जरा भी इससे कोशिश नहीं है कि मनोबल कम हो शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी के उन सांसदों और मंत्रियों का जिनको टिकट थमा दिया गया है। अब तोमर जी तो ये सोच रहे होंगे कम से कम यहाँ पे मामला बना हुआ था, वहां तो शिवराज जी भी हैं, और इतने दिनों से कैलाश विजयवर्गीय का सपने का इंतजार जो है, सो आप सोचिए कि कहाँ का है। ये सबसे अच्छा चौका तो शिवराज जी नहीं मारा है। हाँ। सबसे बढ़िया चौका तो अंजना जी शिवराज जी नहीं मारा है। कैसे? उन्होंने एक ही बार में सबको साफ कर दिया कि अगली पारी में जब केंद्र जाना पड़े तो मैं अकेले ही जाऊं। अच्छा, ठीक है शहजाद जी, अब जवाब दीजिए। लेकिन अगर इन सब ने सपना जैसा टिकट मिला
सपने तो जागेंगे ही ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा वक्त बिताया है, और ये भी एक सच्चाई है कि लोकप्रियता की रेटिंग्स में हाल में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तो कर ही रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। पिछले चुनाव भी अपने दम पर वो जीत नहीं पाए थे। सबसे पहले तो अंजना जी, आपके इस एनालिसिस में प्रतिमा भौमिक जी का जिक्र कहीं नहीं था। वो तो जीती थी, और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 2017 में कहीं एक बार फिर से चला देते हैं, ठीक है, सांसद फिर से चला दीजिए ग्राफिक्स। हाँ, बोले। हाँ, हो सकता है मैंने मिस किया हो, मैं माफी चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ से वरिष्ठ मंत्री ही क्यों ना हो, वो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के आदेश का कैसे पालन करते हैं, और अगर कोई मुश्किल सीट हो तो वहां पर जाकर भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी एक बात है कि देखिए, कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को सब स्वीकारते हैं, और जो भी जिम्मेदारी देती है पार्टी वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। अब मैं पूछ रहा हूं इनसे कि इनको इतनी जीत की खातरी है, इतनी इनको कॉन्फिडेंस है कि जीती होगी, तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं उतारते मैदान में? वो भी तो लड़े और बताए कि कितनी उनकी सीट जीतने की क्षमता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज बुरा मत मानिएगा, मैं एक एक करके अपनी बात रख दूं। विधायक जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज वेट। अंजना जी, देखिए, कुछ लोगों को, देखिए, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। लॉकडाउन में भी जब रूल्स लगे थे तो ये लगातार इसको वायलेट कर रहे थे, धर्म का आधार देकर, पर उनकी पुरानी आदत है हर चीज को वायलेट करना। अब क्या करे, फितरत ही कुछ लोगों की है। अब देखिए अंजना जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। अंजना जी, आपने कहा कि देखिए बहुत मुश्किल है, इसलिए सब लोगों को लगा दिया। मुझे एक बात बताइए, G20 की कवरेज हो रही थी, और पर्सनली मत लीजिएगा अंजना जी, G20 की जब कवरेज हो रही थी तो आप, सुधीर जी और श्वेता जी तीनों आए थे, करवा देते। आपके पास बहुत सारे एंकर थे जो डे में करते हैं एंकरिंग। क्यों आप लोग आए? आप लोग आए क्योंकि मंच बड़ा है, मौका बड़ा है। जैसे आप इस G20 के कवरेज को मानते हैं, हम चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं पर्सनली किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। हम हर चुनाव को, छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, राष्ट्र के चुनाव या नुक्कड़ गली का चुनाव, हम तो बड़ा सीरियसली लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता के पास पहुंचने का अद्भुत मौका होता है लोकतंत्र में चुनाव। तो हमारे सारे नेता कार्यकर्ता भाव से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और हर चुनाव में हम अपनी रणनीति के हिसाब से उनको उतारेंगे। परंतु मेरा सवाल इनसे ये है, आरिफ जी बताइए, आपने कहा कि धीरेन्द्र जी को बुलाया, निजी कैपेसिटी में बुलाया। अरे उसी धीरेन्द्र स्वामी जी, स्वामी बागेश्वर धाम के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने FIR कर दिए मान्यवर। और मैं आपसे पूछा था, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आपकी इंडी गठबंधन से बयान ही नहीं थम रहे। कभी हिंदू समाप्ति, कभी हिंदू मेनेस, कभी राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी ने कहा मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें शक्ति प्राण नहीं होते। आरिफ जी मुझे बताइए, आप थोड़ा बताइए कि हिंदू का अपमान हुआ या नहीं हुआ? मंदिर की मूर्ति में प्राण नहीं होता, मंदिर की मूर्ति में शक्ति नहीं होती। बताइए आप एक पहले इसका जवाब, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप बताइए आरिफ जी, आप ईमानदार होकर जवाब दीजिए। आप ये बता, जो कैंडिडेट दिया आरिफ जी ईमानदार होकर बताइए कि मंदिर में, एक सेकंड बीच में मत बोलिए मिस्टर। ठीक है, वो पूरा कर रहे हैं। मैंने आपके बीच में नहीं, इसके बाद आप ही की बारी होगी। मसूद, आई हैव नॉट स्पोकन इन मिडिल। आरिफ मसूद साहब, इसके बाद आप ही की बारी होगी, प्लीज एक एक करके। अच्छा नहीं लगता, दर्शक भी कहते हैं कैसे शाउटिंग करते हैं आप लोग, शाउटिंग मैच। रुक जाइए, मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद, और कोई आपको नहीं टोकेगा। पूरी कीजिए अपनी बात शहजाद। यू आर लॉ मेकर मिस्टर मसूद, मिस्टर पूरी, हाँ 10 सेकंड। मिस्टर मसूद, आपने मुझ पर आरोप लगाया भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। मैं एक भारतीय मुसलमान कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा मंदिर की मूर्ति में शक्ति नहीं होती। आप मानते हैं या ये बयान गलत है, खंडनीय है, निंदनीय है, हेट स्पीच है? बताइए, कोई और देवी देवता, कोई और भगवान के पैगंबर, ईस्ट के बारे में बोलने की हिम्मत है ऐसी? हिंदू डिजीज है, हिंदू समाप्त करो, हिंदू मेनेस है, ये बोलने की हिम्मत है क्या? ठीक है आरिफ मसूद साहब, राहुल गांधी जी, देखिए ये सवाल मायने रखता है, इसको मैं रीफ्रेम करके आपसे पूछती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि ये लोग देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। मैं नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलना चाहता हूं, मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान में उदयनिधि स्टालिन के मोहब्बत की दुकान, उदयनिधि स्टालिन का डेंगी, मलेरिया, ए राजा का वायरस, HIV कहना, ये सब कहना सनातन धर्म को उस मोहब्बत की दुकान में कैसे फिट हो जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ वहां पर केस है, और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रहे हैं कमलनाथ जी। रुके कमलनाथ जी बुला रहे हैं और कहते हैं कि 82% हिंदुओं के साथ तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, और अभी तक कांग्रेस कोसती आई है कि RSS और बीजेपी का एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये मोहब्बत की दुकान में ये दोनों कैसे फिट होते हैं, जरा बताइए, समझाइए।
नहीं, लोकल सिचुएशन पे वहां क्या बोला, किसने बोला, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। आपने मुझसे कहा कि इन्होंने इतने कैंडिडेट, इतने नहीं बच नहीं रहा, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बच क्या रहा हूँ, साफ तो बोल रहा हूँ। हम तो संविधान मानने वाले हैं, हम क्या बचेंगे? पूरा संविधान को मानते हैं, हमने संविधान यात्रा करी है, मैंने पूरे प्रदेश की करी है। इन्होंने ये कहा अभी कि इन्होंने तो खुद ही बात स्वीकार ली ना कि कांग्रेस में और इनमें अंतर है। इन्होंने मान लिया हम चुनाव को बहुत सीरियस लेते हैं और कांग्रेस देश को सीरियस लेती है। कांग्रेस क्योंकि देश को बनाए रखना चाहती है, इसलिए मोहब्बत की आवश्यकता है, इसलिए उधर उधर से बचकर सच्चाई ये सोचना है कि आज नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, आज किसानों के साथ बिजली कैसे पहुंचे, आज हमारा जो बेरोजगार भटकता फिर रहा है उसको हम कैसे रास्ते पे लाएं, हमारी दिशा वो है। और इन्होंने तो खुद स्वीकार लिया ना, हम भी तो आपसे कह रहा हूँ, ये बार बार दिग्विजय सिंह जी का कह रहा है, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो सिंधिया जी पे ये क्यों जवाब नहीं देते? फिर कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बोलना है। हमारी आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि हम मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ जीत कर आ रहे हैं। 2018 भी हमारा था और 2023 भी हमारा होगा। रहा सवाल जिन तरफ आप लोग कह रहे हैं कि साहब बच रहे हैं, बच नहीं रहे, मैंने हमेशा सदैव संविधान की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, मैंने इससे हटकर कभी कोई उल्टी बात नहीं करी। आपने स्टालिन का नाम नहीं लिया, उदयनिधि स्टालिन का। कैसे मोहब्बत की दुकान में फिट हो जाता है ये बयान? ये हेट स्पीच नहीं है? ये जो जिनसे है उनसे सवाल करा जाएगा, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं जो मैंने सुना ही नहीं। आपने उदयनिधि स्टालिन का बयान ही नहीं सुना है? मैंने सुना ही नहीं, तो इसलिए मैं कैसे जवाब दूंगा? कमलनाथ जी का कमलनाथ जी ने तो खुद कह दिया था हिंदू राष्ट्र, अगर उन्होंने कहा वो उनकी निजी राय थी, उन्होंने अगले दिन बोल दिया था कि मेरी निजी राय थी। अंजना मेरी निजी राय थी। वो सीएम बनेंगे और ये निजी राय लेके चलेंगे। हम तो बैठे इस बात पे ना, आज क्या हम कमलनाथ जी के डिबेट के लिए बैठे हैं क्या? अरे टॉपिक तो आज तो हम बैठे इसलिए हैं कि आपने टिकट दिए, चुनावी रण में हम लोग जा चुके हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजादी, थोड़ा सा रुक जाइए एक बार। शशि शेखर जी, देखिए दोनों तरफ की बाजी, अगर जनता को विकल्प भी तो चाहिए होगा, और इसी वजह से कमलनाथ अपनी ब्रांडिंग उन्होंने पार्टी में रहते हुए बहुत पहले से, और अब तो हनुमान भक्त कहते हैं अपने आप को, हनुमान यात्रा निकालते हैं, हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। उनको पता है कि हमें कैसे अपने आप को पोजीशन करना है चुनाव में, स्ट्रैटेजी के तौर पर, जब आपको हिंदुत्व और हिंदूवादी राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति से मुकाबला करना है। ऐसे में क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस वक्त कांटे की टक्कर या मुकाबला मुश्किल होता हुआ दिख रहा है सत्ता पक्ष के लिए, जो पहले से है भी? माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान। देखिए एक अंजना, दो बातें हैं बिल्कुल साफ। एक तो धर्म की है और धर्म के इस्तेमाल को लेकर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ा है, और कांग्रेस या विपक्ष बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के इसमें ट्रैप में आ जाता है। शहजाद जी घुमा फिरा के बात को हिंदू मुसलमान सनातन पे ले जाते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका एक वीक विकेट है, उस पर ये मार दीजिए, सामने वाला शायद इस पर वैसे नहीं बोलेगा, और जैसे ही वो बोलेगा उसके लिए तमाम सवाल होते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। अगर मैं मध्य प्रदेश की सीधे बात करूं तो मुझे दो बातें बहुत साफ तौर पे दिखती हैं। पहली ये कि वहां पे लड़ाई बहुत कांटे की है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए पिछले बल्कि मुझे लगता है 2-2.5 साल से उनको ये मैंडेट मिला हुआ था कि आप लगे रहिए। आप उनका जो उन्होंने मेहनत की है कितनी कारगर होगी नहीं होगी, इसके लिए 2 महीने इंतजार करना होगा। अंजना, मैं अपने पीसीआर को रिक्वेस्ट कर रही थी कि तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। देखिए प्रदीप जी, खुशी देखिए कैलाश जी के चेहरे पे, थोड़ा सा तनाव दिखता है तोमर जी के चेहरे पे। मतलब ये सब सीट अनाउंसमेंट के बाद की बात है, और कैलाश जी जो गदगद दिख रहे हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें। ये देखिए उनके कार्यकर्ता तो उनसे भी डबल खुश हैं। सब आसपास जो रहते हैं उनको लगता है ना कि इनके साथ हमारी भी किस्मत। उनकी सभा में मुख्यमंत्री वाले नारे भी लगे हैं जना। बिल्कुल, उनकी सभा में मुख्यमंत्री वाले नारे भी लगे हैं। अब तोमर जी का दिखाएगा। तोमर जी थोड़ा सा, मतलब हमारे सहयोगी जब वहां पर पहुंचे तो सवाल का भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच चूंकि धर्म का मुद्दा भी उठा था और उसको प्लैंक बनाया, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक राहुल गांधी प्लैंक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप इंडिया गठबंधन में हैं, कई लोग एंटी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। प्रदीप जी, क्या असर होता है? कर्नाटक में हमने देखा था किस तरह से वहां पर हनुमान जी को लेकर पूरा कैंपेन बीजेपी ने किया, लेकिन उससे कोई बजरंग दल कि ये बजरंग बली के खिलाफ है, लेकिन चूंकि वहां पर इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और खास तौर पर सीएम के खिलाफ इतना गुस्सा था, कोई मदद नहीं आया, कोई काम नहीं आया, बजरंग बली भी काम नहीं आए। क्या ये एक स्पेंट फोर्स है किसी भी राज्य में इशू के तौर पर? अंजना जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सबको कि जो भी हमारी लगातार स्टडी बताती है, हम लगातार लाखों का सैंपल साइज रहता है, हम पूरे देश की बात करें, आज तक ये नहीं पाया गया कि 2% भी लोग इन तरह के बयानों से, इन तरह की राजनीति से, धर्म से संबंधित, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को केवल एक बात से मतलब है कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। जो अभी की सरकार है, जिसको हम कहते हैं जो दावे करती है और जो वादे करती है सरकार, जो 5 साल पहले किए थे, उसने क्या उन वादों के ऊपर खरे उतरे या नहीं उतरे, बस केवल इतना और इतना ही। और मोदी जी के चेहरे को लेकर प्रदीप जी, क्योंकि पीएम ने लगभग ये 7वां दौरा था उनका मध्य प्रदेश का, और ऐसे ही 5-6 दौरे उन्होंने राजस्थान में भी कर लिए हैं। प्रधानमंत्री, उनकी छवि, उनका चेहरा, ये कितना मायने रखता है वोटर के मन में? नहीं, वो भी, उसका भी एक छोटा अनुपात है, खासकर राज्य के चुनाव में। देखिए, बहुत किसी भी जीत और हार में बहुत सारी विषय होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का चेहरा और खासकर एक डिलीवरी मैन, जो बोलते हैं डिलीवरी मैन के तौर पे वो उभरे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, हर आने वाला कल जाने वाले कल से बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है। समस्याएं बहुत सी हो सकती हैं, बट इससे कोई नकार नहीं सकता कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर जिस हिसाब से विकास कार्य हुए हैं, जिस हिसाब से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी मुसीबतें भी हैं। मैंने मान लिया मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनता को फिर ये भी निर्णय लेना होता है कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन उपयुक्त है, और उसके आधार पर वो एक क्रेडिबिलिटी के आधार पर जनता अपना निर्णय लेती है। तो ये किसी भी तरह का धर्म, किसी भी तरह का मंदिर मस्जिद, इसका कहीं कोई लेना ही देना नहीं है चुनाव के आउटकम में। कैंपेनिंग करना है, नेताओं का काम है, वो करेंगे, वो अपनी अपनी। और ये गॉडमैन, एक प्लीज शहजाद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ, आरिफ साहब थोड़ा सा एक और, ये गॉडमैन वाला मामला कितना चलता है? हमने देखा है रेप जैसा मामला होते हुए, यहाँ पर वो जो क्या नाम है उसका दिमाग से उतर रहा है, जो सिंगर लखीमपुर के नहीं ये हरियाणा इधर वाला लखीमपुर, अरे नहीं सर, रेप के आरोप के बावजूद जिसको बार बार छोड़ दिया जा रहा है बेल पर। हाँ, वो एक देखिए बेल में वापस देखिए कि मैं गॉडमैन की बात कर रही हूँ, गॉडमैन की बात। मैं समझ गया गॉडमैन की आप बात कर रहे हैं, जो सिंगर हैं बड़े और जो फिल्मों में भी आते थे, लगा रहे हैं। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को कमलनाथ बुला रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है भाई। जनता को केवल ये देखना है, जिस चीजों के लिए आपको हमने चुना है, 100 वोट पड़ते हैं, उसमें से जो 80 वोट होते हैं ना, उनका जीवन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो वो चुनते समय वो ऐसा चुनते हैं कि हम अपने घर का मुखिया चुन रहे हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी की सभी 80%, पीडीएस, राशन, ये सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर है, और उनका जीवन 80% लोगों का इसके ऊपर निर्भर है। इनको किसी नेता से, धर्म, किसी जाति से मैं कहूंगा फिर भी रहता है। जाति का इतना मामला है, यदि हमारे जाति के बीच का चुन लिया जाएगा तो यार हमारे संस्कार को, हमारी पद्धति को वो जानता है, इसके लिए वो चुन लेते हैं। धर्म का कोई लेना। जिसकी मैं बात कर रही थी, गुरमीत राम रहीम, जिसका नाम मुंह पर नहीं आ रहा था, रेप जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जिनको बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है। मीना जी, वो शुरू से होता हुआ आया है कि जिसकी फैन फॉलोइंग होती है ना, जिसकी फैन फॉलोइंग होती है, जिसको आप सेलिब्रिटी कह देते हैं, जिसको आप सेलिब्रिटी इन दैट सेंस कह देते हैं। ठीक है सर, सुनिए बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।